यूजीसी नेट के सिलेबस में आप देखेंगे कि ये दोनों टॉपिक्स दिए हुए हैं, नगरीय भूमि उपयोग और नगर की आंतरिक संरचना। ये दो टॉपिक्स दिए हैं और साथ में नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। इन दोनों शब्दों में आप देखेंगे, इन दोनों टॉपिक्स में तो कोई विशेष अंतर बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। ये लगभग एक जैसे ही, एक समान ही टॉपिक्स हैं। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि नगरीय भूमि उपयोग और नगर की आंतरिक संरचना, इन दोनों में जो सूक्ष्म अंतर है उसको देखते हुए हम नगर की आंतरिक संरचना से संबंधित सिद्धांतों पे बात करेंगे। जैसे बर्गेस का संकेंद्रीय मेखला सिद्धांत है, कंक्रीस और उलमैन का जो बहुनाभिक सिद्धांत है, हम उस पर बात करेंगे, जहां से यूजीसी नेट ने लगभग हर बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नगरीय भूमि उपयोग क्या होता है। तो नगर की भूमि का कार्यों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है, आप इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पॉज करके आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। तो नगरीय भूमि उपयोग, नगर की भूमि का जब कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, इसमें नगर की भूमि का उपयोग विभिन्न नगरीय गतिविधियों के लिए किया जाता है। विभिन्न नगरीय गतिविधि का मतलब ये हो गया कि भाई नगर में होने वाली जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए भूमि का उपयोग किया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है भूमि का कौन सा और कितना भाग किस किस प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है, ये क्लियर करना नगरीय भूमि का, इसी को जानना समझना नगरीय भूमि उपयोग कहलाएगा। जबकि नगर की आंतरिक संरचना में हम करते हैं, पहली चीज तो हम इसी को देखेंगे कि भूमि उपयोग ऐसा है, और फिर देखा जाएगा नगर के अंदर आवासीय क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है, आवासीय क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी भूमि का और किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। परिवहन के संदर्भ में देखेंगे कि परिवहन का विकास किस हिस्से में किस तरीके से किया गया है, परिवहन, सामाजिक आर्थिक समूह या सेवा क्षेत्र का विकास। जब हम नगर की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे तो उसमें इन सभी विषयों पे बात किया जाएगा। नगर का जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, इस पेटी में या नगर के बाहर की ओर विकास के दौरान कहां पर कितने क्षेत्रों में नगर के किस हिस्से में इस तरह के क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, इन्हीं को आधार बनाते हुए कुछ विद्वानों ने सिद्धांत दिए। इन सिद्धांतों में जैसे बर्गेस का संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है, होमर हॉयट का खंड सिद्धांत है, जैसे हैरिस और उलमैन का बहुनाभिक सिद्धांत है। तो हम इन सिद्धांतों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। अब हम इसके जो नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत हैं उन पे बात करने जा रहे हैं। और इन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत जो हमको पढ़ना है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। और ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, चूंकि नोट करते रहेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे उनका नाम था बर्गेस। 1925 में इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था। इन दो लेखों में इनके इस सिद्धांत की जानकारी मिलती है। और ये सिद्धांत का जो आधार था, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो आधार था इस सिद्धांत का, वो शिकागो नगर था। चूंकि अमेरिका का एक औद्योगिक नगर है, इसी के आधार पे शिकागो नगर का चूंकि अध्ययन किया और बताया कि जो नगर की संरचना है, नगर की संरचना वो 5 वलयों में बटी होती है, 5 वलयों में पाई जाती है। वलय का मतलब होता है गोलाकार आकृति। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि इससे यूजीसी नेट में परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा जो लोग दे रहे हैं उसके लिए ये काफी महत्व रखता है ये टॉपिक्स। और इन्होंने बताया कि जब जैसे जैसे नगर का विकास होता है वैसे वैसे ये जो वलय होते हैं केंद्र से बाहर की ओर क्या करते हैं, विस्तृत होते हैं, फैलते रहते हैं। तो वलयों को हम जरा देख लेते हैं और फिर एक एक करके इनको समझते रहेंगे। इन्होंने बताया कि सबसे केंद्र में सीबीडी क्षेत्र होता है। सीबीडी का अर्थ ये हो गया, सबसे केंद्र में जो पहली पेटी होती है वो सीबीडी की होती है। सीबीडी अर्थात सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, या फिर इसी पेटी को बोलते हैं केंद्रीय व्यापार पेटी या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। आप लिख लें केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। इन्होंने बताया कि नगर विकास की ये पहली पेटी होती है, यहीं से नगर की उत्पत्ति होती है और ये नगर के सबसे केंद्र में पाया जाता है, जिसमें व्यापारिक क्रियाएं, यातायात, इन सब का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। यानी इन सब का संकेंद्रण ठीक ठाक होता है इस क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सीबीडी वाले क्षेत्र में। भाई ये नगर का अगर नगर विकास की प्राथमिक केंद्र होता है, जहां से नगर की उत्पत्ति और विस्तार होता है, तो यहाँ पे नगर के जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां हैं या फिर यातायात के जो केंद्र हैं, ये सब कहाँ पे होंगे? इसी क्षेत्र में होंगे। तो यहाँ पे इनका घनत्व अधिक पाया जाता है। दुकानें हों, यहाँ पे दुकानें बहुत ही ज्यादा संकीर्ण अवस्था में पास और सघन स्थिति में पाई जाती हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान, कह सकते हैं कि जो भी छोटे बड़े व्यापार हैं, उन व्यापारों का जो केंद्र होता है, मेन ऑफिस आप कह सकते हैं कि वो इन क्षेत्रों में
पाया जाता है। कार्यालय हो गया, बैंक, थिएटर, होटल आदि इसी पेटी में स्थित होते हैं। यहाँ थोक और खुदरा दोनों व्यापार होते हैं। थोक और खुदरा का अर्थ होगा कि एक छोटी सी दुकान, आप देखेंगे कि उस भीड़ भाड़ में एक छोटी सी दुकान है ड्राई फ्रूट्स की, जिसमें वो छोटे छोटे कटोरी में हर एक ड्राई फ्रूट्स को रख करके एक टेबल पे सजा करके बेच रहा है। अगर आप फुटकर खरीदार हैं, 100-200 ग्राम की जरूरत है तब भी वो आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर 100-200 किलो की जरूरत है तब भी वो आपको दे देगा। जबकि देखने से आपको लगेगा कि भाई इसके पास तो सिर्फ 200-200 ग्राम, 1-1 किलो, आधा-आधा किलो सामान है, लेकिन फिर ये 200 किलो की सप्लाई कैसे करेगा। लेकिन जब आप बात करेंगे उससे, वो कहेगा कि भैया मिल जाएगा, आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 ग्राम आपको वहीं पे मिल जाएगा और 200 किलो के लिए आपको उसके गोदाम में जाना पड़ेगा। यहाँ फुटकर और थोक दोनों प्रकार के विक्रेता मौजूद होते हैं। एक ही दुकान से आप दोनों तरह की खरीदारी कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कहीं पे चौक, तो कहीं पे घंटाघर के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पे मंडी के नाम से जाना जाता है। शिकागो में लूप के नाम से इसको जानते हैं। देखिए, जो मैं ये बोल रहा हूँ इसको आप वीडियो पॉज करके इसके की पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं। बोर्ड पे सारी चीजें लिख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है और इसमें चीजें लिखना मिटाना, तो पूरा अगर मैं लाइन बाय लाइन लिखना चाहूँ तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग इसे ध्यान से सुने। और लिखने की रही बात, तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक होगा आप उसको एक बार क्लास को समझ लेंगे। समझने के बाद में आप अपनी टेक्स्ट बुक या भी जो आपके पास स्टडी मटेरियल्स हैं, आप उनको बेझिझक पढ़िए, समझ में आएंगी किताबें। और अगर वो समझ में आ गई तो फिर आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, अगर आप समझ के, क्लास को समझ के, किताब को पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो ये आपकी रियल में तैयारी होगी, जब आप ओरिजिनल तैयारी कर रहे हैं। और यदि स्थिति ऐसी होगी मैं बोल रहा हूं और आप इसी को कॉपी करते जा रहे हैं, तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप क्लास को समझते हैं और फिर टेक्स्ट बुक में आप उसको पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लिए क्विक रिवीजन के लिए, तब तो माना जाएगा कि अब आप तैयार कर चुके हैं पूरा टॉपिक्स, और तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि आप नोट करने की बजाय समझने पर ध्यान दीजिए। न्यूयॉर्क में इस क्षेत्र को, यानी सीबीडी वाले क्षेत्र को गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी मिलाने के लिए प्रश्न दे देता है कि कहाँ पे सीबीडी को किस नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया, बर्गेस महोदय ने बताया कि सीबीडी से ही लगा हुआ एक दूसरा क्षेत्र होता है, नगर के विकास क्रम का एक दूसरा क्षेत्र होता है, जिसे संक्रमण पेटी के नाम से जानते हैं। संक्रमण पेटी यानी दूसरा जो होता है वो संक्रमण पेटी होती है। जोन ऑफ ट्रांजिशन, जोन ऑफ ट्रांजिशन में क्या क्वालिटी होती है, क्या चीजें मिलती है, इसका भूमि उपयोग क्या होता है, इस पे ये क्षेत्र जो होता है ये एक संक्रमण का क्षेत्र होता है। संक्रमण से ऐसे ये हो गया कि ऐसा क्षेत्र जहां पे कई तरह की गतिविधियां मिली जुले रूप में पाई जाती हैं। देखिए, सीबीडी की तो एकदम फिक्स है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, लेकिन संक्रमण क्षेत्र में चूंकि सीबीडी की भी क्वालिटी आपको मिलेगी, इसकी भी विशेषता वहां पे मिलती है। और उसके साथ साथ में इससे जस्ट बाहर की जो पेटी होगी, निम्न रिहायशी क्षेत्र यानी निम्न आवासीय क्षेत्र या निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, उसकी भी विशेषता आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पर औद्योगिक और व्यापारिक जो प्रतिष्ठान होते हैं उनके मध्य में ये क्षेत्र विकसित होता है, जिसका अतिक्रमण, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र होता है दरअसल ये सीबीडी क्षेत्र का अतिक्रमण होता है। तो यहाँ पे जो अतिक्रमण होता है या फिर आप कह सकते हैं कब्जा होता है, वो सबसे ज्यादा व्यापारी प्रतिष्ठानों का कब्जा होता है इस संक्रमण क्षेत्र में। यहाँ पे जो व्यापारी लोग हैं जिनका सीबीडी क्षेत्र में एक छोटी दुकान दिखती है आपको, उनका इस क्षेत्र में क्या होते हैं, बड़े बड़े गोदाम मिलते हैं। और ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसका भूमि उपयोग लगातार परिवर्तनशील रहता है। आज कुछ है तो कल कुछ और यहाँ पे हो रहा है। इस तरह की स्थितियां यहाँ बनी रहती हैं। और यही वो क्षेत्र होता है जहाँ पे जुआ, शराब, वैश्यावृत्ति, अपराध, इन सब से ये ग्रसित होता है। और एक महत्वपूर्ण बात की, जो शहर के, नगर की जो मलिन बस्तियां होती हैं, स्लम्स होते हैं, वो ज्यादातर इन्हीं क्षेत्रों में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये तो संक्रमण पेटी हो गई। और फिर इन्होंने बताया नगर विकास क्रम के तीसरी पेटी के बारे में। तीसरी पेटी इन्होंने बताया कि ये निम्न आवासीय या स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र है। देखिए, किताब में आपको मिलेगा स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र, ये तीसरी पेटी होती है। इसी को बोलते हैं निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र। इन बर्गेस महोदय के अनुसार यहाँ पे सीबीडी है जो केंद्र है, और उसके जस्ट बगल वाली जो पेटी है, यानी नगर के विकास क्रम में जब आप देखेंगे तो केंद्र से जैसे जैसे आप बाहर की ओर निकल रहे हैं, फिर एक एक करके उन्होंने वलयों का निर्माण किया नगर में, कि ये सब वलय के रूप में। वलय का अर्थ हो गया कि नगर के चारों ओर एकदम गोलाई में होते हैं। तो इनके कहने का मतलब कि जो सीबीडी है वो एकदम गोल आकार में पाई जाती है। उसके बगल वाली पेटी भी उतनी ही दूरी पे चारों तरफ के क्षेत्रों में विकसित हुई है। और फिर आता है स्वतंत्र कर्मियों का जो आवासीय क्षेत्र है, अर्थात निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र। इसका अर्थ हो गया कि इस पेटी में वो लोग रहते हैं, उन लोगों का आवास होता है जो सीबीडी और संक्रमण क्षेत्र में क्या करते हैं, एक्टिव रहते हैं या काम करते हैं। कह सकते हैं कि संक्रमण पेटी के चारों तरफ विकसित एक आवासीय क्षेत्र होता है, जहां पर संक्रमण क्षेत्र और सीबीडी के क्षेत्र में
दुकानों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कार्मिकों का या श्रमिकों का आवास होता है। ये निम्न वर्गीय आवास इसलिए क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है वो जब काम करने जाता है, भाई जो मजदूर है उसकी आवासीय स्थिति बहुत अच्छी तो होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो निम्न वर्ग का माना जाता है। और वो इसी पेटी में ही क्यों रहेगा, इसका कारण इन्होंने बताया कि क्योंकि इनको जो श्रमिक हैं इनको काम करना होता है सीबीडी में, तो ये उसी के आसपास ही बसना शुरू कर देते हैं, ज्यादा दूरी तक इन्हें आना जाना ना पड़े। इस वजह से ये नगर के केंद्र जो है जहां पे इन्हें वर्क करना है उसके आसपास ही इनका विकास होता है, क्योंकि ये दिन भर काम करते हैं सीबीडी क्षेत्र में और बगल में ही इनका आवास होता है, जाके वहां आराम करते हैं। तो तीसरा आप यहाँ पे लिख लें, निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र। आवासीय क्षेत्र अगला इन्होंने बताया कि इसके बाहर यानी निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र से लगा हुआ एक चौथे क्षेत्र का विकास होता है जिसको कहा जाता है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र ये चौथे स्थान पे या चौथे सर्किल में डेवलप होते हैं बर्गेस महोदय के अनुसार। यहाँ पे उच्च वर्ग के लोग का जो है निवास होता है, यानी निम्न वर्गीय आवास क्षेत्र जो होता है मजदूरों की या श्रमिक वर्ग के जस्ट बाद में इनका विकास होता है। इसमें जो लोग आते हैं इस क्षेत्र में, जो संक्रमण क्षेत्र या सीबीडी वाला क्षेत्र है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, इसमें जिनकी दुकानें होती हैं, जो जिनके प्रतिष्ठान यहाँ पर होते हैं उसके मालिक हो गए, या वकील हैं, डॉक्टर हैं, इन सब लोगों का जो थोड़ा सा उच्च वर्ग के हैं, जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसे हैं, वो लोग अपना आवास यहाँ पे बनाते हैं। और इसी के जस्ट बाद में निम्न वर्गीय आवास के बाद में, इसलिए कि अगर निम्न वर्गीय क्षेत्र से भी कोई जाना चाहे उस क्षेत्र में रहना तो वो भी आसानी से वहां रह सकता है और सीबीडी क्षेत्र से वो जुड़ा भी रहेगा, बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं रहेगा। यहाँ पे मकानों की संरचना जो होती है सामान्यतः एक मंजिला होती है, क्योंकि ये नगर का बाहरी क्षेत्र होता है जहां अगर आप बाहर से आते हैं तो नगर में एंट्री लेने पर आपको यही कॉलोनी मिलेगी। इसमें विभिन्न कॉलोनी का विकास होता है। और फिर इन्होंने कहा कि जो सबसे बाह्य पेटी होती है उसको इन्होंने बताया अभिगमनकर्ताओं की पेटी। ये आप सर्किल में ही लिखिएगा क्योंकि इनका सिद्धांत ही है वलय सिद्धांत, तो वलयों में ही इनको आप क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। अगर मेंस में कभी आ जाता है तो आप ऐसे वलयों का निर्माण करके आप उसमें एक एक करके चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो बाहरी एकदम लास्ट में जो है वो नगर अभिगमनकर्ताओं की पेटी है। नगर अभिगमनकर्ता का अर्थ ये हो गया कि ऐसे लोग जो नगर से रोजाना आते जाते हैं इस क्षेत्र में। ये नगर के सबसे बाहरी भाग होते हैं या सबसे बाहरी भाग में विकसित होती है, जिसमें ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं या अपना आवास बनाते हैं जो सीबीडी क्षेत्र में रोजाना जाते हैं, काम करते हैं और आकर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। ये नगर से थोड़ी दूरी पे विकसित होता है और जो नगर से बाहर की ओर जाने वाले मार्ग होते हैं उन मार्गों के सहारे ये थोड़ा दूर तक जाकर विकास होता है इसका। तो ये बर्गेस महोदय ने बताया कि जो नगर होते हैं ये उनकी आंतरिक संरचना होती है इस प्रकार से कि नगरों का जो विकास केंद्र से लेकर के, नगर का विकास यहाँ केंद्र से बाहर की ओर प्रसार होता है और केंद्र से बाहर की ओर जाने पर 5 पेटियों में नगर को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। पहली पेटी में सीबीडी होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या और दुकानों का घनत्व होता है। यहाँ पे व्यापारिक और जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनका केंद्र होता है। ये परिवहन, सिनेमा घर, इन सब का क्या है, सेंटर पॉइंट होता है। फिर इससे लगा हुआ संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर कुछ मिली जुली या मिक्स रूप में विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ उद्योग भी होते हैं और दुकानें भी होती हैं, ठीक है। ज्यादातर ये अतिक्रमण वाला क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं, उनका अतिक्रमण होता है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र होता है जहां पर वो मजदूर वर्ग रहता है, वो श्रमिक रहते हैं जो निम्न आय अर्जित करते हैं और सीबीडी वाले क्षेत्र में आकर काम करते हैं। क्योंकि इनका ये कार्यस्थल है सीबीडी और संक्रमण पेटी, इसलिए इसी सीबीडी के आसपास ही क्या करते हैं, इनका विकास होता है। और फिर आता है उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र चौथे स्तर पे, आप यहाँ भी लिख लें। उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र होता है जहां पे थोड़ा सा उच्च आय वर्ग वाले जो होते हैं, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, डायरेक्टर्स वगैरह हो गए कोचिंग संस्थानों के, और जो दुकानों के मालिक हो गए, ये सब कहाँ करते हैं, आते हैं, ये सब उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र में आते हैं। और फिर उससे बाहर जब निकला जाता है प्रमुख सड़क मार्गों के सहारे, यानी सड़क से आप जब शहर से जिस हाईवे से आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि काफी दूरी तक हाईवे के आसपास कुछ कॉलोनीज डेवलप होती हैं जिनको जहां पे रहने वाले लोग सीबीडी क्षेत्र में आकर रोजाना काम करते हैं और फिर शाम को अपना वापस चले जाते हैं। इसीलिए इस पेटी का नाम अभिगमनकर्ताओं की पेटी कहा गया कि जो रोज आते जाते हैं, अभिगमन करते हैं उस क्षेत्र से। तो ये संकेंद्रीय वलय सिद्धांत बर्गेस महोदय का है जो 1925 में इन्होंने दिया, और ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसकी जो जानकारी मिलती है वो द ग्रोथ ऑफ सिटीज में मिलती है और अर्बन एरियाज में मिलती है। इनके 2 लेख हैं। और ये जो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है ये आधारित है शिकागो नगर के अध्ययन पर, जो कि यूएसए का नगर है।
और इस आधार पर इन्होंने शिकागो नगर का अध्ययन किया और उसके अध्ययन के आधार पर इन्होंने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि किसी भी नगर को यदि आप केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं तो 5 वलयों में पाते हैं। अगर इनकी आलोचना की बात किया जाए, इन्होंने शिकागो जैसे एक नगर का अध्ययन करके यह सिद्धांत दिया, जबकि ज्यादातर नगरों की जो संरचना वो इतना गोल मटोल नहीं होती है। ठीक है, संरचना में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह कि जो औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान है या व्यापारिक केंद्र है वो एक गोलाई में ना पा करके ना मिलते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, नगर से जो मेन रोड निकलते हैं सड़कों के सहारे या मार्गों के सहारे ज्यादा पाए गए हैं। अनेक नगरों में ऐसा हुआ है, ये भी इनकी एक कमी है। क्योंकि शुरुआती सिद्धांत था तो इसलिए ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में इनका ये सिद्धांत आने वाले अगले सिद्धांत के लिए एक आधारभूत संरचना प्रदान करता है कि लोग इस पे और विचार करें और बहुत सारे नगरों पे रिसर्च करें और ये बताएं कि सच में नगर की आकृति कैसी होती है। और इन्होंने चूंकि बताया कि भाई उच्च वर्गीय और अभिगमनकर्ताओं की या निम्न रिहायशी क्षेत्र है वो एक गोलाकार रूप में सीबीडी के चारों ओर फैले हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इस तरह के क्षेत्र या आवासीय क्षेत्र हैं वो नगर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकते हैं और होते भी हैं। कई सारे नगरों पे आगे बात होगी। तो अलग अलग विद्वानों ने जो बातें कही उन्होंने ये साबित किया कि नहीं, ये एक वलय के रूप में या एक गोलाकार रूप में ना पा करके अनेक केंद्रों में विकसित होते हैं। ठीक है, और यही सारी जो आलोचनाएं हैं इनकी कमियां हैं कि इन्होंने सब कुछ एक गोलाकार आकृति में बना दिया कि नगर की संरचना में बातें तो इन्होंने की उन सारी विषयों पर, जैसे सीबीडी है या स्वतंत्र अभिगमन, जो स्वतंत्र कर्मियों का जो आवासीय क्षेत्र है, उच्च रिहायशी क्षेत्र है, नगर अभिगमन करता है, तो क्षेत्रों की तो बात इन्होंने पूरा का पूरा किया है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि भाई सब एक वलय में एक गोलाकार स्थिति में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सभी नगर ऐसी स्थिति में पाए जाएं। सभी देशों में नगर की संरचना ये लागू होते हैं। तो एक विद्वान थे होमर हायट, इन्होंने इन्हीं सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए या इनकी आलोचना करते हुए बताया कि नगर का विकास खंडों में होता है, ना कि चारों ओर समान रूप से। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि भाई चारों तरफ समान रूप से जिस पेटी का विकास हुआ उस पेटी का विकास नगर के चारों ओर समान रूप से होगा, ऐसा नहीं होता है। हॉयट महोदय ने बताया कि ये कई खंडों में इसका विकास होता है। और इसी आलोचना के साथ उन्होंने नगर आकारकी का खंड सिद्धांत प्रस्तुत किया। हम अगली क्लास में होमर हॉयट महोदय के नगर के जो संरचना है या नगरीय आकारकी पर खंड सिद्धांत पे बात करेंगे। थैंक यू।